वॉर के टाइम पे सबसे सेफ एसेट कौन-सा है? ध्यान से सोचो। गुड, आपको भी यही लगा होगा ना? बट ये वाला वॉर तो कुछ और ही बता के गया है। इस वॉर में हमने देखा कि जब वॉर का सिचुएशन पीक पे जा रहा था, तो उस टाइम पे गोल्ड बॉटम बना रहा था। गोल्ड पिछले 1 साल के अंदर इतना अच्छा रिटर्न बना के देने के बाद भी वॉर के टाइम पे क्यों गिरा? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जब मार्केट अनसर्टेन थी, इक्विटी मार्केट भी गिर रही थी, बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा कुछ खास रिटर्न आ नहीं रहा था, रुपया भी नीचे गिर रहा था, तो इस टाइम पीरियड पे गोल्ड को तो ऊपर जाना चाहिए था, बट हुआ इसका उल्टा। तो इसी रीज़न की वजह से मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा गोल्ड के प्राइसेज़ के बारे में और इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेज़ फॉल हुए वॉर की सिचुएशन में। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स सुपरफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता आपके लिए इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं गोल्ड के ऊपर और गोल्ड के एक अनयूजुअल बिहेवियर के ऊपर। हमने ध्यान से देखा जब 28 फरवरी 2026 को मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लैश हुई, जो कि थी इजराइल, ईरान और यूएसए के वॉर की। उस टाइम पीरियड पे हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको लगा था कि जैसे ही मार्केट के अंदर वॉर ब्रेकआउट होता है, तो उस टाइम पीरियड पे गोल्ड के अंदर जाके पैसा लगा दो। बात सही थी, क्योंकि पास में जब जब मार्केट के अंदर वॉर जैसी सिचुएशंस आई हैं, तो वहां पर गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया और स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं। इसी रीजन की वजह से इन्वेस्टर को लगा एक बहुत बड़ा झटका। क्यों? क्योंकि इस बार के वॉर में हुआ कुछ उल्टा। क्या हुआ? मार्केट के अंदर गोल्ड ने अपने हाई से, जो कि 1,65,000 से लेके गोल्ड धड़ाम से नीचे गिरा और 1,30,000 का इसने बॉटम बनाया। इसी रीजन की वजह से इन्वेस्टर को समझ नहीं आया कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर हुआ क्या, क्योंकि पोर्टफोलियो एक तरफा नीचे गिरा। अब इस फॉल के रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन नंबर 1, जहां पर इन्वेस्टर ने पिछले 1 साल के अंदर देखा कि गोल्ड के अंदर 70% से भी ज्यादा का रिटर्न आया। उस टाइम पीरियड पे इन्वेस्टर ने गोल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट आया नहीं था। तो इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना गोल्ड के अंदर डाल के बैठे हुए थे। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते और लोग गोल्ड के अंदर अपना पैसा डालना शुरू हो जाते। इसको बोलते हैं फोमो इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि मेरे दोस्त ने भी गोल्ड के अंदर पैसा डाल दिया है। सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये बोल रहे हैं कि गोल्ड ने पिछले 1 साल में 70% का रिटर्न बनाया है, तो मैं भी जरा जाके गोल्ड के अंदर पैसा लगा देता हूँ। देन उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेजी से राइज अप होने शुरू हो गए और 1,80,000 के लेवल तक टच किए। इसी रीजन की वजह से मार्केट के अंदर गोल्ड के अराउंड बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ गया और गोल्ड अपनी वैल्यूएशन से भी महंगा बिकने लगा। जब कोई चीज अपनी वैल्यू से महंगी बिकती है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो कि अपनी रिसर्च तो करके नहीं आए हैं, बट किसी की कहा-सुनी के पर पैसा लगा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर होता ये है कि किसी भी एसेट क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म बना होता है, एंड जब मार्केट के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पीरियड पे ये वाले जो इन्वेस्टर हैं, जो बिना रिसर्च करे कॉन्फिडेंस को हाई बूस्ट करके किसी एसेट क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं है कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो उस एसेट क्लास को होल्ड करके बैठे। रीज़न नंबर 2, जो भी इन्वेस्टर पिछले 1 साल से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ था। तो जैसे ही मार्केट के अंदर क्रैश आना शुरू करा, तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि गोल्ड ऑलरेडी महँगे लेवल्स पे चल रहा है और अब यहाँ से वो फॉल करना शुरू करेगा। इसी रीज़न की वजह से जब प्रॉफिट बुकिंग हुई, बहुत तेज़ी से गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ और इन्वेस्टर ने अपने हाथ में कैश को होल्ड करने के ऊपर ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी रादर देन गोल्ड के प्रॉफिट को, तो इस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए। रीज़न नंबर 3, क्योंकि अब मार्केट नीचे क्रैश की तरफ जा रहा था, तो लोगों को अपने हाथ में कैश चाहिए था, जिसको वो रीडिप्लॉय कर सके, शेयर बाजार के बॉटम्स का फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए उन्होंने मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट्स को बेचना शुरू करा। रीज़न नंबर 4, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या हेज फंड्स इस टाइम पे डेरिवेटिव पोजीशंस लेके बैठे हुए थे, उनके लिए मार्केट में क्रैश आने की वजह से मार्जिन कॉल्स आना शुरू हुआ। क्या मतलब है? आप जब भी डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अपना बाइंग सेलिंग करते हो, तो आपको पता होगा कि अगर आप ₹100 की चीज़ खरीदना चाहते हो, तो आपको सिर्फ ₹20 देने की ज़रूरत है। बट जैसे ही मार्केट के अंदर क्रैश आया और ये ₹100 गिर के ₹90 पे आ गया, तो जो ₹10 का गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया, उसके लिए इन हेज फंड्स को और नए ₹10 लाके डालने पड़े, क्योंकि आपने पहले ₹20 जमा कराए थे, आपका पैसा गिर के ₹10 पे आ गया, तो अब आपको दोबारा से ₹10 डालने पड़ेंगे। अब ये जो ₹10 हैं, इनको आप ऐसे एसेट क्लास से निकालोगे जहां पर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस रीजन की वजह से भी एक हेवी प्रेशर गोल्ड के अंदर देखने को मिला। नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन था ऑयल। जैसे ही मार्केट के अंदर वॉर ब्रेकआउट हुआ और क्योंकि ये मिडल ईस्ट के रीजन में ब्रेकआउट हुआ था, तो वहां पर ऑयल के प्राइसेस $70 पर बैरल से बढ़ के
$110 पर बैरल तक पहुँच गए, जिसकी वजह से सभी कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई का डर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। एंड जो सेंट्रल बैंक्स यानी कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की बातें कर रहा था, उन्होंने कट करना बंद किया और अपने इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड किया। तो गोल्ड के प्राइसेस इंटरेस्ट रेट से उल्टे कनेक्टेड हैं। क्या मतलब है? इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर जैसे ही इस बात की क्लैरिटी आई कि अब इंटरेस्ट रेट नियर फ्यूचर में नीचे नहीं जाने वाले हैं एंड बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स हैं वो स्टेबल रहने वाले हैं। उस रीज़न की वजह से भी गोल्ड के अंदर जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ था, उसमें से काफ़ी सारा पैसा निकला और यूएस ट्रेज़री बिल्स के अंदर गया, जिसकी वजह से आपको डॉलर के अंदर भी जंप देखने को मिला। ये बहुत सारे रीज़न्स थे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वॉर के टाइम पे गोल्ड नीचे गिरे। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न था कि इन्वेस्टर इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए कि हमें तो यही बताया गया था कि जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, बट इस बार उल्टा क्यों हो रहा है? सो ये तो सारा डिस्कशन था पास्ट का। अब ज़रा एक बार फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं। करंटली गोल्ड 1,50,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड इसने बॉटम लगाया है 1,30,000 से लेके 1,35,000 का। ये एक डिप लेवल है जो कि पास्ट में भी एक बार आया था, जहाँ पर दोबारा से गोल्ड ने रिवर्सल रैली दिखाई थी। करंटली भी कुछ साइन्स ऐसे ही दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, जहाँ से अभी दिख रहा है कि 1,35,000 से 1,40,000 के लेवल पे दोबारा से गोल्ड ने सपोर्ट लिया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आने वाले टाइम में भी जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वॉर्स खत्म हो गए हैं या फिर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी खत्म हो जाने वाली है। यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर जैसी इन्वेस्टमेंट एक हेज की तरह काम करती हैं, क्योंकि अब प्राइसेस नीचे आ गए हैं, वैल्यूएशन थोड़ी-सी करेक्ट हो गई है, जिसके चलते आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर जियोपॉलिटिकल हेज की तरह काम करने वाला है। तो इस रीज़न की वजह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड और सिल्वर को ऐड किया जाना चाहिए, उस बात को तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। एंड आप कौन से प्राइस पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर एंट्री ले रहे हो, उसको भी जाके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। एंड आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।